नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, शिंजो आबे जिनका असैसिनेशन हुआ, शिंजो आबे एज ए इंडियन फ्रेंड से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रोड टू प्रोडक्टिविटी से संबंधित। तीसरा करंट अप्रोच टू आयुर्वेद से संबंधित और चौथा फिर से इंडियन एक्सप्रेस का श्रीलंकन क्राइसिस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल शिंजो आबे एज ए इंडियन फ्रेंड से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो दुखद है। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का हाल ही में असैसिनेशन हो गया, यानी एक हत्यारे ने उनकी हत्या कर दी गोली मार के। देखो जापान में काफ़ी बार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया शिंजो आबे ने, और जब उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया ना, तो हमेशा से उनका तर्क ये था कि इंडिया जापान का एक बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब उन्होंने ना बहुत सारे स्टेप्स लिए जापान की इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। वो प्रधानमंत्री मोदी के एक अच्छे मित्र भी थे। अब काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि कैसे उन्होंने इंडिया जापान की रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल विजिट्स। वो सबसे पहली बार भारत की यात्रा पर आए 2006-2007 में। उस समय उन्होंने भारत की पार्लियामेंट को संबोधित किया। उसके बाद वो दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2015 में और सितंबर 2017 में भी भारत की यात्रा पर आए। इनके अलावा देखो और कोई जापान का प्रधानमंत्री नहीं है जिसने इतनी ज़्यादा भारत की यात्राएं की हों। और 2014 में तो जब वो भारत की यात्रा पर आए थे तो वो रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया और जापान के जो रिलेशंस है ना, ट्रेडिशनली इतने ज़्यादा मजबूत भी नहीं रहे हैं। वो तो चाइना का जो इमरजेंस हुआ है ना एकदम से बहुत ज़्यादा, तब जापान को लगा है कि चाइना हमारा भी दुश्मन है, इंडिया का भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अदरवाइज तो कोल्ड वार के दौरान ना, जब यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने थे, तो उस समय ना यूएसए का दोस्त था जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही जापान जो है वो यूएसए का अलाय कंट्री है। तो चूंकि इंडिया के रिलेशंस यूएसएसआर के साथ ज़्यादा अच्छे थे, यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसका परिणाम यह निकला कि जापान के साथ हमारे कोई खास रिश्ते थे नहीं कोल्ड वॉर के दौरान। बट एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया, चाइना ने इमर्ज किया, तो जापान को लगने लगा कि इंडिया हमारा देश अच्छा मित्र देश बन सकता है, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा, चाइना के साथ उनकी भी दुश्मनी है, हमारी भी दुश्मनी है। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया। अब दूसरा जो पॉइंट दिया जाता है राइटर के द्वारा, वो बायलैटरल टॉक्स से संबंधित दिया जाता है। जैसे देखो 2001 में ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया की नींव रखी गई थी। इसके बाद 2005 में यह तय हुआ कि दोनों देशों के प्रीमियर्स जो हैं वो एनुअल समिट में मिलेंगे, मतलब बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज होगा हर साल। लेकिन जब शिंजो आबे 2012 में प्रधानमंत्री बने ना, तो एनुअल समिट फिर रेगुलरली ज़्यादा होने लगे इंडिया और जापान के बीच। अगस्त 2007 में पहली बार शिंजो आबे ने एज ए प्रधानमंत्री इंडिया में विजिट किया था, और उस समय उन्होंने काफ़ी फेमस स्पीच दी थी, कन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज। अभी जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं ना, कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ओशंस के इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज करते हैं। ये बात बोली जाती है इनडायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि देखो चाइना पैसिफिक ओशन में भी दादागिरी दिखाता है और इंडियन ओशन में भी। तो दोनों ओशंस के वो देश जो चाइना की दादागिरी से परेशान हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। इनडायरेक्टली ये मतलब है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का। तो शिंजो आबे ने 2007 में स्पीच दी थी, कन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, यानी दो सीज आपस में मिलते हैं, और इसी के बाद इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट निकल के आया और क्वेड भी इमर्ज होके आया। तो मतलब क्वेड को बनाने में इनका जो रोल है शिंजो आबे का, वो पायोनियर रहा। नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर डील से संबंधित पॉइंट है। 2014 सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस बात को लेकर एग्रीमेंट किया था कि इंडिया और जापान के बीच अभी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ना, इसे अपग्रेड किया जाए, और इसे अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप स्टैब्लिश की जाए। उसके बाद तो देखो दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हुई।
कई सारे इश्यूज को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, बुलेट ट्रेन, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जापान की यात्रा पर गए तो उस समय लग नहीं रहा था कि इंडिया और जापान के बीच में न्यूक्लियर डील साइन होगी, क्योंकि ना जापान में ना न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके एक अलग सी नफरत है। क्योंकि आपको पता है अभी तक एक ही बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है, वो भी जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तो जापान में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूक्लियर वेपन से ना नफरत करते हैं। तो 2014 में इसीलिए लग नहीं रहा था कि इंडिया और जापान के बीच में न्यूक्लियर डील साइन होगी, क्योंकि इंडिया ने एनपीटी तो साइन की नहीं है। एनपीटी ट्रीटी वो है जो ये बोलता है कि 5 देश जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी हैं, उन्होंने वेपन हासिल कर लिए तो कर लिए, बस और कोई देश हासिल ना करे। इंडिया कहता है ये अन्याय है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने हासिल कर लिए वो तो ठीक है, हम हासिल करें वो गलत है। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को अभी तक साइन नहीं किया है। तो काफी हालात मुश्किल लग रहे थे 2014 में कि न्यूक्लियर डील नहीं साइन होगी, लेकिन शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समझाया विरोधियों को कि इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन होती है तो फायदा होगा, और आखिरकार न्यूक्लियर डील साइन हुई इंडिया और जापान के बीच। बाद में हुई थी 2 साल बाद 2016 में, लेकिन हो गई थी। इसके बाद बारी आती है डिफेंस कोऑपरेशन की। देखो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट तो 2008 में साइन हुआ था, लेकिन शिंजो आबे की लीडरशिप में इंडिया और जापान के बीच में 2+2 की मीटिंग्स स्टार्ट हुई। 2+2 की मीटिंग्स में क्या होता है, दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में मुलाकात करते हैं। जो खास मित्र होते हैं ना, उन्हीं के बीच में ये 2+2 की मीटिंग्स होती हैं। इसके बाद इंडिया ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट के ऊपर भी नेगोशिएशंस स्टार्ट किए, इंडिया और जापान ने मिलकर। ये एक प्रकार का मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट है। नवंबर 2019 में 2+2 की जो मीटिंग है पहली दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा 2015 में डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट तो कॉमन है जो हमने डिस्कस किया कि आबे की लीडरशिप में ही इंडिया और जापान काफ़ी नज़दीक आ गए इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर में। शिंजो आबे ने स्पीच दी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 सीज, उसके बाद क्वाड फॉर्म हुआ, और अब तो क्वाड जो है धीरे धीरे काफ़ी रेगुलराइज हो रहा है। डेवलपमेंट को लेके काफ़ी कोऑपरेशन हुआ इनकी लीडरशिप में इंडिया और जापान के बीच में। 2015 में जब वो भारत की यात्रा पर आए थे तो इंडिया ने बुलेट ट्रेन की नींव रखी थी। उस समय एक रैली भी ऑर्गेनाइज हुई थी जिसको जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संबोधित किया था। आबे की लीडरशिप में ही दोनों देशों ने मिलकर एक एक्ट ईस्ट फोरम इस्टेब्लिश किया, और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट हुआ। दोनों देशों ने मिलकर साउथ एशिया के कुछ दूसरे देशों में भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, जैसे मालदीव में, श्रीलंका में, ताकि बीजिंग के बढ़ते इन्फ्लुएंस को, यानी चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। चाइना के इशू पर भी जापान ने इंडिया का साथ दिया। जैसे देखो 2013, 2014, 2017 और 2020 4 बार, मतलब पिछले 10 सालों में कहिए 4 बार इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर टकराव हो चुका है। हर बार जापान ने इंडिया का साथ दिया। जापान ने हर बार इंडिया के पक्ष में स्टेटमेंट दी कि चाइना जो है वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट आता है, शिंजो आबे एक वैल्यूएबल G7 लीडर थे इंडिया के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट किया था अपने पैतृक घर यामानाशी में। पहली बार ऐसा था कि उन्होंने किसी फॉरेन लीडर को अपने घर होस्ट किया। बाद में शिंजो आबे जब भारत की यात्रा पर आए तो अहमदाबाद में उनके सम्मान में एक रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया था। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया, मतलब सरकार ने अनाउंस किया था कि शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया और जापान की दोस्ती को मजबूत बनाने की दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया। देखो पता नहीं आपके साथ ये होता है क्या नहीं होता, मतलब न्यूज़ को हम इतना गहराई से पढ़ते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये पब्लिक जो पर्सनैलिटीज़ हैं काफ़ी बार हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका लॉस पर्सनल सा लॉस लगने लगता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब महामारी आई ना
तो हमें इस बात का एहसास हुआ सिटीज़ किसी भी देश की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे अप्रैल 2020 में जब महामारी आई तो लॉकडाउन लग गया। एक रिपोर्ट के अनुसार कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है, मनीला जो फिलीपींस में है, दिल्ली, मुंबई, इन शहरों के बंद होने से एक वीक में $1 बिलियन से लेके $1.7 बिलियन के बीच का नुकसान हुआ। क्योंकि सिटीज़ में आपको पता है न जाने कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर उस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। देखो, सिटीज़ में एक एस्पेक्ट जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है वो है कम्यूटिंग टाइम। जैसे मान लीजिए ये कोई सिटी है, अब यहाँ पे जॉब्स हैं, यहाँ पे घर हैं, तो सुबह सुबह लोग यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे और शाम को वापस में आएंगे। लेकिन ना कम्यूटिंग टाइम पर भी डिपेंड करता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। मान लीजिए कोई 10 मिनट में ही ऑफिस पहुंच जाता है तो जाहिर तौर पर उसकी प्रोडक्टिविटी काम के दौरान ज़्यादा रहेगी। लेकिन मान लीजिए कोई 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी फिर ऑफिस आवर्स में कम होंगी और बहुत सारे लोग तो जॉब भी छोड़ देंगे इसी ट्रैवलिंग टाइम के चलते। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हालांकि देखो, ट्रैवलिंग टाइम के कारण तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, वो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। बट जब मैं बेंगलोर में था ना TCS में, तो BTM लेआउट में घर था। आपको पता नहीं होगा, जो लोग बेंगलोर में रहते हैं उनको पता होगा, BTM लेआउट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था। और मुंबई में जब मैं जॉब कर रहा था एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर, तो उसमें खांडेश्वर एक एरिया है नवी मुंबई में, खांडेश्वर से लेके CST 1.5-2 घंटा लग जाता था लोकल ट्रेन में। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे इतना दूर लिया क्यों? इतना दूर कोई तभी लेता है ना यार जब सस्ता मिलता है या फिर अच्छा मिलता है। वही मेरे साथ था। इसके बाद बात सिर्फ देखो माइक्रो चीज़ों की नहीं है कि हाँ इंडिविजुअल को नुकसान होता है, इतना ज़्यादा ट्रैवल करने से प्रोडक्टिविटी कम होती है, पैसा ज़्यादा लगता है, ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा लगता है, सब कुछ हर एस्पेक्ट से नुकसान होता है एक इंडिविजुअल को। लेकिन आप मैक्रो लेवल से देखोगे ना तो सिटीज़ को भी नुकसान होता है। सिटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं, सिटीज़ ग्रो नहीं कर पाती ट्रैवलिंग टाइम अगर ज़्यादा होता है। अब कुछ डेटा दिया हुआ है। बेंगलोर में जैसे 1 घंटे में 22 किलोमीटर ट्रैवल किया जा सकता है, दिल्ली में 1 घंटे में 25 किलोमीटर, चेन्नई में 1 घंटे में 33 किलोमीटर। बेंगलोर सबसे स्लो है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जितना ज़्यादा कम्यूट टाइम होगा, मतलब जॉब करने वाले जितना ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में बिताएंगे उतना ही लेबर मार्केट कम इफेक्टिव होगी। तो अगर लेबर मार्केट को इफेक्टिव बनाना है तो जॉब्स जो है ना वो एक्सेसिबल होनी चाहिए आसानी से, और कम्यूट टाइम यानी ट्रैवलिंग का टाइम कम से कम होना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? सीधा सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। अर्बन लोकल बॉडीज को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए। जैसे देखो हाल ही में एक रिसर्च सामने आई कर्नाटक की सिटीज में, यह पाया गया कि 1 किलोमीटर भी रोड की लेंथ अगर इंक्रीज की जाती है तो अर्बन लोकल बॉडीज का रेवेन्यू भी इससे बढ़ता है। पर कैपिटा 430 रुपए। सबको फायदा होता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, क्योंकि देखो रोड हैं, रोड अच्छे हैं तो एक टैक्स पेयर को भी टैक्स देने में मजा आता है कि हाँ मुझे सुविधाएं मिल रही हैं, और सिटीज को ओवरऑल भी फायदा होता है, उनका रेवेन्यू बूस्ट होता है। बट कई बार ना अर्बन लोकल बॉडीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख पाती कि हाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। इवन छोटे से छोटे जो गड्ढे हैं या फिर सीवरेज का ढक्कन खुला है, इनको भी ठीक करने से इतना फायदा होता है, क्योंकि एक ढक्कन खुला हो तो कितना ट्रैवलिंग टाइम पर असर पड़ता है वो आपको भी पता है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर कहते हैं अगर देखो रोड्स में इन्वेस्ट किया जाए ना सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होता है, लेबर मार्केट इफेक्टिव बनती है सिटीज की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, बल्कि स्कूल बच्चों के लिए भी स्कूल आना जाना आसान हो जाता है, हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, ओवरऑल ह्यूमंस की डेवलपमेंट होती है। तो इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो देखो इस दिशा में हमें ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे ह्यूमन बींग्स की वेलबींग भी इंश्योर हो जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमने। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आयुर्वेद को लेके करंट अप्रोच से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं, देखो आयुर्वेद को हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से प्रैक्टिस किया जाता रहा है और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर आयुर्वेद में यह बोला गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं, इससे फिटनेस इंप्रूव होती है, डाइजेशन अच्छे से होता है, बॉडी वेट आइडियल बनता है और बॉडी फीचर्स भी हैंडसम बनते हैं। ये सारे फायदे होते हैं रेगुलर बॉडी एक्सरसाइज से। बट देखो ये तो आज भी रेलेवेंट है जो बात बोली गई 1500 साल पहले, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद ना बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूरिन कैसे फॉर्म होता है। आयुर्वेद के अनुसार यूरिन फॉर्मेशन में किडनीज का कोई रोल नहीं है। अब देखो जब आयुर्वेद ये मानता है यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का कोई रोल नहीं है, जबकि आज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो किडनी का ही रोल है, तो फिर पुरानी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आयुर्वेद जो कुछ रेकमेंड करेगा तो वो तो गलत है ना, या तो उससे नुकसान होगा या कोई फायदा नहीं होगा। दोनों केस में पेशेंट्स के लिए तो नुकसानदायक है क्योंकि आयुर्वेद ने इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको कोई इलाज का, कोई डिजीज का इलाज रेकमेंड किया है कि यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का रोल है ही नहीं, जबकि करंट जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो न जाने कितनी रिसर्च के बाद प्रूव हुआ है कि किडनीज का ही रोल है, तो इस चीज में फिर आयुर्वेद रेलेवेंट नहीं है ना। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो है ना वो बोलते हैं जो चीजें रेलेवेंट नहीं है उन्हें इंप्रूव कर दो, जो आज भी रेलेवेंट हैं, जो टाइमलेस हैं, उन्हें आगे लेके चलो। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती। जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है ना, काफी पैसा खर्चा करता है, काफी सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल PS वारियर, ये आयुर्वेद्याशाला कोटाकल के हैं। इन्होंने ये कहा था कि आप वो चीजें जो आज के समय में आयुर्वेद की रेलेवेंट नहीं है उन्हें इंप्रूव कर दो, कुछ नई चीजों को ऐड कर दो। यही बात और बहुत सारे आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स ने बोली। उस्मान कमेटी में भी ये चीजें ऐड की गई, लेकिन बावजूद इसके अथॉरिटीज ने कुछ नहीं किया। मतलब जो आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग है ना सदियों पुरानी, वही चली आ रही है। एग्जाम्पल दिए जाते हैं और भी कुछ प्रोफेसर्स के, जैसे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, प्रियव्रत शर्मा, इन्होंने भी कहा था कि जो देखो टेक्स्ट आयुर्वेद के आज के समय में रेलेवेंट नहीं है उनको रिवाइज करना चाहिए, बट अभी तक नहीं किया गया है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, आप इस बात को ना जो मैं बोलना चाहता हूं उसको मैच्योर ढंग से लीजिएगा। देखो सभी धर्मों में जो पवित्र टेक्स्ट है ना, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, इस्लाम के हों, क्रिश्चियनिटी के हों, जो भी पवित्र टेक्स्ट है ना वो टाइमलेस नहीं है। टाइमलेस ना होने का मतलब देखो ये है, जो भी पवित्र ग्रंथ है ना विभिन्न धर्मों के, वो देखो एक पर्टिकुलर समय पर लिखे गए थे और उस समय जो परिस्थितियां थी, जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था, उसकी छाप देखने को मिलती है उन पवित्र टेक्स्ट पे। जैसे देखो आज मैं कुछ भी लिख दूं, चाहे मैं डेमोक्रेसी से संबंधित लिख दूं, चाहे मैं एजुकेशन से संबंधित लिख दूं, मैं जो कुछ अपने आसपास देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उसी के हिसाब से तो मैं कुछ लिखूंगा ना, समझ रहे हो। उसी प्रकार से जो पवित्र टेक्स्ट लिखे गए थे, उस समय परिस्थितियां कैसी थी, कैसे लोग थे, उसी के हिसाब से वो पवित्र टेक्स्ट लिखे गए थे। बट उन टेक्स्ट को आप आज के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना, दिक्कत आएगी ही आएगी। बात सिर्फ आयुर्वेद की नहीं है, बात विभिन्न धर्मों के ग्रंथों की भी है, समझ गए। जैसे हमारे देश में आप हिंदू धर्म से संबंधित मनुस्मृति को आज के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे या फिर हिंदू धर्म के दूसरे ग्रंथों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। उसी प्रकार से आप इस्लाम के जो पवित्र ग्रंथ है जैसे कुरान है, उनको आज के समय के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। जैसे तालिबान है या फिर आईसिस है, ये क्या करते हैं, ये ना जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसको ना आज के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं जो लिखा गया है बस उसे ही इंप्लीमेंट करो। वो ये नहीं सोचते कि पवित्र ग्रंथ कुरान में जो लिखा गया है वो एक कितना पहले 1500 साल पहले लिखा गया था, उस समय सिचुएशन कैसी थी, उस समय तो इक्वलिटी भी नहीं थी महिलाओं के बीच में और मैन के बीच में। आज इक्वलिटी है,
लेकिन तालिबान कहता है नहीं, महिलाओं को एजुकेशन नहीं देने दी जाएगी, महिलाएं घर पर रहेंगी। तो ही तो दिक्कत आती है। यूं मान लिया जाता है कि बस इस पवित्र ग्रंथ में जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, चाहे वो 1500 साल पहले लिखा गया हो, चाहे वो 2000 साल पहले लिखा गया हो। बस उनको कौन समझाए जो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि समय भी तो चेंज हुआ है भैया, आज मॉडर्निटी आ चुकी है। मतलब हजारों साल हो गए, हजारों साल में हमने कुछ समझा है कि टॉलरेंस एक वैल्यू होती है, विभिन्न धर्मों का सम्मान करना होता है, इक्वालिटी जरूरी है। इतना कुछ हमने सीखा है पिछले 1500 साल में, 2000 साल में। तो उसके हिसाब से आप चीजों को आगे लेके जाओ ना कि उन पवित्र ग्रंथों में जो कुछ लिख दिया गया बस लिख दिया गया, आप उसी टेक्स्ट को इंप्लीमेंट करो, ना आगे देखो ना पीछे देखो। इतनी सी बात है। देखो आपकी अलग बात है, बट आम आदमी इन चीजों को नहीं समझता। तभी तो धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती हैं, तभी तो धर्म के नाम पे इतना वायलेंस होता है। खैर चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, श्रीलंका की अपराइजिंग से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो आप वाकिफ हो, परसों की ये बात है, श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस में एंटर कर गए प्रोटेस्टर्स। मार्च से ही श्रीलंका में राजापक्से ब्रदर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रेसिडेंट हाउस के नज़दीक एक ग्राउंड है, वहाँ पे गाले फेस, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मार्च से ही समय समय पर प्रोटेस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट हाउस के नज़दीक आके भी प्रोटेस्ट किया जाता था, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंटर कर गए और गोटाबाया राजपक्से जो प्रेसिडेंट हैं उनको भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। अब उन्होंने कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। देखो श्रीलंका में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे जो रोज़मर्रा की ज़रूरी आइटम्स हैं ना, जैसे दूध, चीनी, इन सब के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। श्रीलंका को काफ़ी पुअरली मैनेज किया गया है। वहाँ पे राजपक्से ब्रदर्स ने ना पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाया। सिन्हालीज जो मेजोरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में, उनको खुश करने की कोशिश की कि वो वोट दें, और इसके साथ साथ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाया। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ जैसे फ्री में बिजली बांट देना, बहुत सारी चीज़ें फ्री में देना, और इकोनॉमी की चिंता मत करना, जो होता है हो। इस सोच के साथ राजापक्सेस ने श्रीलंका को गवर्न किया और उसी का नतीजा ये निकला कि आज श्रीलंका एक बहुत ही ज्यादा गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस में है, बैंकरप्ट हो चुका है अब श्रीलंका। अब आईएमएफ से जब नेगोशिएट करेगा श्रीलंका, तो बैंकरप्ट कंट्री के प्लेटफॉर्म पे आके नेगोशिएट करेगा, तो और भी ज्यादा हार्श टर्म्स आईएमएफ इंपोज कर लेगा श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका को लोन देने के लिए। आज के समय में देखो श्रीलंका के ऊपर $51 बिलियन का डेट है, यानी कर्ज है, और इसके लिए आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा। चूंकि बैंकरप्ट हो चुका है तो आईएमएफ लोन तो देगा, लेकिन काफी स्ट्रिक्ट टर्म्स पर। श्रीलंका में जो भी सरकार आएगी उसको टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत सारे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो आने वाली जो राह है श्रीलंका के लिए देखो वो भी आसान नहीं है। यही चीजें बोली जाती हैं आर्टिकल में कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना प्रेसिडेंट हाउस के नजदीक मार्च के महीने से, उसमें देखो वो भीड़ शामिल थी प्रोटेस्ट में जो यूजुअल पॉलिटिकल रैलीज में नहीं शामिल होती थी। मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो वास्तव में काफी ज्यादा परेशान थे इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने की वजह से, वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसको कंपेयर किया जा सकता है 2011-12 में जब अन्ना मूवमेंट नहीं चली थी हमारे देश में करप्शन को खत्म करने के लिए। उसमें देखो हर क्लास के लोग शामिल हो रहे थे, हर धर्म के, और वो देश में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था काफी सालों में। ठीक उसी प्रकार का प्रोटेस्ट देखने को मिला श्रीलंका में। तो नतीजा ये निकला कि प्रोटेस्टर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंटर कर गए, और आपने तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कुछ तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर स्विमिंग पूल जो है उसमें नहा रहे हैं, कुछ शॉवर ले रहे हैं बाथरूम के अंदर, कुछ बेड पर WWE खेल रहे हैं। मतलब अभी भी प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर श्रीलंका के प्रोटेस्टर्स का कब्जा है। और अब देखने वाली बात यह होगी श्रीलंका में नई सरकार कैसे बनती है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी श्रीलंका में। लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि जो क्राइसिस है उनको कैसे खत्म किया जाएगा। क्राइसिस को देखो आसानी से खत्म करना मुश्किल है, कड़े फैसले लेने होंगे जैसे टैक्स इंक्रीज करना, तब जाके श्रीलंका जो इतने गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस में है वो दूर होगा। इंडिया के लिए देखो बेस्ट यही है श्रीलंका के क्राइसिस जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि श्रीलंका में अगर
एनार्की रहती है, किसी प्रकार की कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती है, तो इंडिया के लिए भी सिक्योरिटी संबंधित खतरा पैदा हो जाता है। श्रीलंका इंडिया के इतने नजदीक है। श्रीलंका के इंडिया ने काफी हेल्प भी की है $3.8 बिलियन की, ताकि श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। बट देखो, बाहर आना इतना आसान नहीं है, तो इंडिया को श्रीलंका की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और हर संभव मदद आगे भी श्रीलंका की करनी चाहिए, ताकि श्रीलंका इस गहरे क्राइसिस से बाहर आ सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया श्रीलंका से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया डिटेल से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।